नमस्कार दोस्तों। अभूतपूर्व कदम हो गया है और वो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्शन पर अमेरिकी सेनाओं ने, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि थल सेना, वायुसेना और यहां तक कि नौसेना ने मिलकर इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पड़ोसी देश वेनेजुएला पर हमला किया। ये कोई बड़ी बात अमेरिका के लिए नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया, उनकी पत्नी के साथ बंधक बनाकर उनको अमेरिका डिपोर्ट कर लिया। और यह सारा का सारा काम 3 जनवरी को सुबह शुरू हुआ और 3 जनवरी की रात को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। तो दोस्तों, दुनिया में नैतिकता, दुनिया में संप्रभुता, दुनिया में राष्ट्र की अपनी अखंडता, पहचान, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बहुत पहले ही राजनीतिक चिंतक मॉर्गन थाउ ने बोल दिया था। और आज अमेरिका ने ये जो एक्शन लिया है वेनेजुएला पर, साफ साफ सिद्ध हो गया है कि इतिहास पावर को याद रखता है, इतिहास शक्ति को याद रखता है, इस बात को याद नहीं रखता कि आप कितने न्यायप्रिय थे, आप कितनी मोरालिटी आपके साथ में थी। नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एकदम अलग अलग है, ऐसा मॉर्गन थाउ ने बोल दिया था और अमेरिका ने फिर से यह सिद्ध किया। पूरी खबर पर बहुत ढंग से नजर देखते हैं। और हुआ क्या है, शनिवार सुबह एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका ने ना सिर्फ वेनेजुएला पर हमला किया और निकोलस मादुरे जो वहां के राष्ट्रपति थे, उनको उनकी पत्नी के साथ महल से घसीट कर बाहर ले गए और उसके बाद उन्हें अपने एक नेवल शिप पर डिपोर्ट किया, अमेरिका पहुंचा दिया। और जैसा कि आपको इस थंबनेल में ये जो फोटोज नजर आ रही है, ये अमेरिका पहुंचने की फोटो है उनकी। ये निकोलस मादुरे और ये अमेरिका में जब वो पहुंचे वहां की फोटो है। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ है। और यहां तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यह भी बोल चुका है कि अब वेनेजुएला का शासन कुछ समय के लिए अमेरिका चलाएगा। आज तक तो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये या मौकफ ये रहता था कि वहां पर वो एक डमी शासक बैठाते थे। पता नहीं, अभी तो हो सकता है कि वो डमी शासक बैठाने के बारे में सोचे या नहीं सोचे, लेकिन अब अमेरिका ने यहां तक अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि यहां सरकार को कुछ समय के लिए अमेरिकी प्रशासन चलाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इवन शीत युद्ध के जमाने में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक देश के राष्ट्रपति को, सोते हुए राष्ट्रपति को आप बेडरूम से उठाकर ले जाओ। और ये अभूतपूर्व घटना ये कल शनिवार रात को, शनिवार 3 बजे सुबह शुरू हुई, 3 तारीख को शुरू हुई और पूरे शनिवार को यह घटनाक्रम चला। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अभूतपूर्व है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय द यूएस आर्म फोर्सेस अंडर माय डायरेक्शंस। अमेरिका के राष्ट्रपति के डायरेक्शन में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है यूएस आर्म फोर्सेस ने और ये ऑपरेशन को बहुत तरीके से अंजाम दिया। और अमेरिका ने जानते हो क्या क्या किया है ना, दुनिया का सबसे पावरफुल और मोरालिटी को आगे रखने वाला देश ये कहता है कि हमने पिछले 6 महीने से निकोलस मादुरो को रैकी किया, मतलब एक राष्ट्रपति की जासूसी की, उनके खाने पीने सोने उठने व्यवहार को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है सीआईए, वो पूरी दुनिया में काम करती रहती है और अमेरिका ने कल इसको एडमिट भी कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि निकोलस मादुरो अब अमेरिका के पक्ष में है, अमेरिका के कब्जे में है, पक्ष में नहीं कब्जे में है। और इस पूरे प्रेशर कैंपेन के पीछे क्या है, जरा उसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तब से वो एक ही बार एक ही बात कह रहे थे, और वो ये कि जो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला नाम का जो देश है, वो अमेरिका में ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उन्होंने ड्रग्स ट्रैफिकिंग में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को नामजद किया। अमेरिका के अंदर उन पर मुकदमा चलाने की तैयारी है और उसके पीछे स्क्रिप्ट यही थी कि वो चाहते थे कि वहां पर उनका प्रो अमेरिकन शासक बने। जब वहां पे चुनाव नहीं जीते जा रहे थे प्रो अमेरिकन से, तो उन्होंने दो तरह के काम अपनाए। पहला तो निकोलस मादुरो ने जो चुनाव जीता था उसको इलेजिटिमेट घोषित करने में पूरी ताकत झोंक दी। जैसा कि याद रखिए, इंडिया में भी कुछ लोग ये कैंपेन चलाते हैं कि भारत में वोट चोरी हो रहा है। यही कैंपेन अमेरिका ने अमेरिका के सरपरस्ती में वेनेजुएला में चलाई गई कि वेनेजुएला के अंदर वोट चोरी हो रही है, निकोलस मादुरो जो है वो पॉपुलर नहीं है, वो चुनाव गलत तरीके से जीते हैं, ताकि उनके शासन को इलेजिटिमेट किया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने पिछले प्रेशर कैंपेन के तहत क्या किया, जो वेनेजुएला से अमेरिका में जो सिविल नावें जा रही थी जिसपे कोई मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं थे, उन पर हमले किए और यह कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है।
और ड्रग ट्रैफिकिंग माफिया, और उसका माफिया किसको अनाउंस कर दिया? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, ताकि ये स्क्रिप्ट लिखी जा सके कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब अपहरण करके ले जाया जा सके, इसको अपहरण ही कहा जा सकता है, बंधक भी नहीं, अपहरण करके जब ले जाया जा सके तो उस पर एक कानूनी कार्रवाई चलाई जा सके। लीबिया के अंदर जनरल गद्दाफी, बहुत पहले सद्दाम हुसैन, और तीसरा नंबर अब किसका आ गया है? तीसरा नंबर आ गया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का, और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो उन पर मुकदमा चलाएगा। बड़ी मजे की बात है, अमेरिका में इस प्रकार के ऑपरेशंस करने के लिए राष्ट्रपति को वहां की कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है, और वहां की कांग्रेस के लोगों को पता धता नहीं है। वहां की कांग्रेस को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ऐसा भी कोई ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति से स्टेटमेंट चाहते हैं कि बगैर हमारी परमिशन के सब कैसा हो गया। ये कुछ वैसे ही है कि 1990 में पनामा में भी अमेरिका ने काम किया था, और एंटोनियो मोरिएगा जो कि उस समय पनामा के राष्ट्रपति थे, उनको अपदस्थ किया था। अमेरिका वांट्स रिजीम चेंज। अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है। तो दोस्तों, दुनिया में सत्ता परिवर्तन भूल जाओ कि आपके देश के अंदर सत्ता परिवर्तन, छोटे देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन वहां की जनता करती है। अरे भैया, अमेरिका करता है। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को अपदस्थ करने में अमेरिका का रोल था। आज आपको निकोलस मादुरो उसका एग्जाम्पल देखने को मिल गया, अपदस्थ करने में उसका रोल था। और जैसा कि मैं क्लासेस में बताता हूं कि पाकिस्तान में इमरान खान को अपदस्थ करने में किसका रोल था? अमेरिका का रोल था। तो हुआ क्या था? नार्को टेररिज्म के अपराध में कहीं ना कहीं किसको दोषी बनाया गया था? 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पहला वाला था, जो उसका फर्स्ट जिसको कह सकते हैं टेन्योर था, उस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला के अंदर जो वहां के राष्ट्रपति है वो खुद नार्को टेररिज्म कर रहे हैं, यानी कि ड्रग्स की तस्करी करते हैं। वो और उनकी वाइफ दोनों को, सिलिया फ्लेरेस को, दोनों को इसमें नामजद किया गया था, और कहा गया था कि ये करप्ट गवर्नमेंट है जो पूरी तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। डोनाल्ड ट्रंप बीच में सत्ता से चले गए, और सत्ता में वापस कौन लौटकर आए थे? जो बिडेन। वो थोड़े से नरम थे वेनेजुएला के प्रति, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से दोबारा सत्ता में आया है, तब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही काम है कि पहले तो वेनेजुएला पर प्रेशर बनाओ, और प्रेशर बनाने के बाद में वेनेजुएला अगर नहीं मानता है तो इतना बड़ा घटनाक्रम उसने अंजाम दिया जो दुनिया की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में इससे बड़ा घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ताकत का नंगा नाच देखने को इससे पहले कभी नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पिछले 100 साल में ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। और संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसने अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। देखते हैं कि अमेरिका को एक हमलावर राष्ट्र घोषित करता है कि नहीं करता है, और बाकी सारे देश मिलकर अमेरिका पर हमला करते हैं कि नहीं करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहता है कि अगर कोई नेशन एग्रेसर नेशन होगा, हमलावर राष्ट्र होगा, तो हम उसको हमलावर राष्ट्र घोषित करेंगे, और कलेक्टिव सिक्योरिटी के नाते वेनेजुएला को सामूहिक सुरक्षा देंगे, सब मिलकर अमेरिका पर हमला करेंगे। देखते हैं कि अमेरिका के इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या करती है। तो ये घटनाक्रम वहां पर चल रहा था। अब यहां तक देखिए, ये है क्या? आपको याद दिलाना मैं चाहूंगा, एक थी मुनरो डॉक्ट्रिन, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं मुनरो। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी, और उनका कहना था कि जो दक्षिण अमेरिका है, यानी कि जो साउथ अमेरिका है, वो हमारा गलियारा है, बैकयार्ड है, यानी कि वहां पर वही होना चाहिए जो अमेरिका चाहता है। इसके लिए वहां पर सत्ता में वही रहना चाहिए जो कि अमेरिका को पसंद है। अगर वहां पर ऐसा व्यक्ति सत्ता में बैठ गया जो अमेरिका को पसंद नहीं है, तो अमेरिका उसको टॉलरेट नहीं करेगा। सबसे पहले अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, है ना? सैंक्शंस लगाने का मतलब प्रतिबंध लगाएगा, दुनिया से आइसोलेट करेगा। उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? हमला करेगा। और तीसरा, बीच में एक काम और करेगा, लेजिटिमेट को इलेजिटिमेट घोषित करने की कोशिश करेगा कि जी आप जो चुने हुए आए हो वो भी सही चुने हुए नहीं आए। और इसका एक पैटर्न और है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता, उनको सत्ता में बैठाया अमेरिका ने। और यहां भी जो विपक्ष की नेता है, नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार जो इस बार जीती है, राइट विंग नेता है मारिया कोरियाना मचाडो, अमेरिका चाहता है कि वो सत्ता में आए। और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जूनियर के साथ में एक पॉडकास्ट में बोल दिया था कि हम अमेरिका का फेवर करते हैं, और अमेरिका का फेवर करते समय हम अमेरिका को हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। तो अमेरिका रिजीम चेंज चाहता था। रिजीम चेंज के लिए जब उसके पास डेमोक्रेटिक हथकंडे खत्म हो गए, तो उसने कौन सा काम किया? उसने हमला ही बोल दिया, और एक सिटिंग राष्ट्रपति को सपत्नी उठाकर एक नेवल शिप में रखा और यूएस पहुंचा दिया गया।
पूरी संभावना है कि वहां पर उन पर एक फेक मुकदमा चलेगा, दोषी ठहराए जाएंगे, सजाएं भी हो सकती है और सजाए मौत भी हो सकती है। तो अमेरिका ये काम करेगा। दूसरा, अगर इन कारणों को हम देखें कि कौन-कौन से 3 कारण हैं जो कि अमेरिका को इस एक्टिविटी के लिए जिसने उकसाया कि जी वो वेनेजुएला पर हमला कर दे, तो यूएस हमले के 3 सबसे बड़े कारणों में से पहला कारण क्या है? मिस्टर ट्रंप वांट्स, अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि इनकी प्राइमेसी, इनकी सुप्रीमेसी, इनकी हेजीमनी बनी रहे, जो कि जेम्स मुनरो ने 1823 में डिक्लेयर कर दिया था कि जी दक्षिण अमेरिका में ऐसी सरकार हम नहीं बनाए जा सकते, मतलब इस पूरे लैटिन अमेरिकी कंटिनेंट में ऐसी सरकार हम नहीं चाहते हैं जो कि जरा सी भी एंटी अमेरिकन हो। आपको प्रो अमेरिकन होना पड़ेगा, अमेरिका का दोस्त नहीं, अमेरिका का पिछलग्गू होना पड़ेगा। और अमेरिका आपसे चाहता है कि वो आप केवल दोस्ती नहीं निभाओ, बल्कि आप जो हो वो उसकी गुलामी करो। और अगर ऐसी सरकार नहीं बनेगी तो हम उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपतियों को बाद में करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मुनरो डॉक्ट्रिन को अपनाया और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर और मीडिया सलाहकार आजकल इसको डोनरो डॉक्ट्रिन भी कहने लग गए, मतलब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी दे दिया। अब हुआ क्या रहा है? वेनेजुएला भी बड़ा सतर्क था। वेनेजुएला ने क्या किया? चीन को और रशिया को समर्थन देना शुरू किया। व्लादिमीर पुतिन ने इनको सपोर्ट किया, रशियन राष्ट्रपति ने, और चीन ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जब चीन ने वेनेजुएला में भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो ये अमेरिकी हेजीमनी को सीधा-सीधा चैलेंज था। अब अमेरिका के पास में पहला ऑप्शन ये था कि वो इस सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ फेंके। लेकिन जो 2024 में चुनाव हुए वेनेजुएला में, उसमें निकोलस मादुरो फिर से चुनाव जीत गए। और जब वो फिर से चुनाव जीत गए तो अब अमेरिका इतने लंबे समय तक वेट नहीं कर सकता था कि मादुरो दोबारा चुनाव हारे। तो इससे बेटर ये है कि उनको इस तरह से उखाड़ फेंको। चीन के साथ में जो वेनेजुएला की जो इसको कह सकते हैं गठबंधन चल रहा था, चीन जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के अंदर या लैटिन अमेरिकी कंटिनेंट के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, अमेरिका उसको टॉलरेट नहीं कर सकता था। चाइना, रशिया, वेनेजुएला, ये जो एक ट्रायंगल वहां बन रहा था, अमेरिका उसको टॉलरेट नहीं कर सकता था। अमेरिका ने इसको टॉलरेट नहीं करते हुए ये हमला किया। आप अगर देखें तो चाइना में जो तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वो बीआरआई जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उस प्रोग्राम के तहत भी किया है। और चीन ने माना है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के पड़ोस में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं। अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान को प्रोत्साहित किया और चाइना की हेजीमनी को चैलेंज किया। चाइना ने रिएक्शन दिखाते हुए वेनेजुएला को प्रोत्साहित किया कि वो एंटी अमेरिकन एक्टिविटी करे, ताकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ वो खरोंचे पहुंचाई जा सके जो अमेरिका एशिया में चाइना को पहुंचा रहा है। रशिया और अमेरिका ये तो शीत युद्ध के जमाने से जो है इनकी नहीं बनती है, 36 का आंकड़ा है। ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर अमेरिका जो है वो एक प्रकार से बैकफुट पे था, उसके रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे थे। और अमेरिका ने इसके बाद सिद्ध किया कि अगर आप पावरफुल हो तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और इसीलिए अमेरिका क्या चाहता है? देखिए, अमेरिका चाहता है कि पूरे लैटिन अमेरिका में कैपिटलिस्ट सरकारें रहे, पूंजीवादी सरकारें रहे। और समय-समय पर ऐसा उसने किया है। अगर आप ब्राजील को देखो, तो ब्राजील, अर्जेंटीना इन सब के राष्ट्रपतियों को चुनाव जितवाने में ये वो राष्ट्रपति है जो कि दक्षिणपंथी राष्ट्रपति है, यानी कि लेफ्ट विंग वाले नहीं हैं, समाजवादी नहीं हैं। ये जो पहले एक ज़माने में समाजवादी राष्ट्रपतियाँ यहाँ हुआ करते थे, ब्राजील में हुए, अर्जेंटीना में हुए, इन सबको चुनाव हरवाने में अमेरिका ने बाय हुक एंड बाय क्रुक अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अभी भी वहां पर कौन सा देश रह रहा था? वो रह रहा था वेनेजुएला। और वेनेजुएला में कहीं ना कहीं अमेरिका को एक प्रकार का एक प्रकार जिसको कह सकते हैं कि इसको नासूर था, उसके लिए चुभ रहा था। अमेरिका उसको टॉलरेट नहीं कर सकता था कि लंबे समय से जो वेनेजुएला है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं चोटें पहुंचा रहा है, चीन के साथ में और रशिया के साथ में अपना गठबंधन करके। खुले तौर पर अमेरिका को चैलेंज करता था वेनेजुएला और चाइना वेनेजुएला, ठीक है? ये कहीं ना कहीं चाइना, वेनेजुएला और रशिया का जो गठबंधन बन रहा था। और इसी रीजन के अंदर जो क्यूबा है, क्यूबा जैसा कि पहले भी शीत युद्ध के ज़माने में भी, कोल्ड वॉर के ज़माने में भी क्यूबा किसके निकट था? सोवियत संघ के निकट था। तो इन 2 देशों पर अमेरिका की नज़र थी, वेनेजुएला पर और क्यूबा पर। वेनेजुएला में अमेरिका ने काम कर दिया, क्यूबा पे करना करा। और अगर आगे देखें
एक और कारण दिखाई देता है, वो क्या है? तेल का खेल। वेनेजुएला में दुनिया का 17% ऑयल रिजर्व्स है और जो तीसरा कारण निकल कर आता है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व 17% ऑयल रिजर्व्स अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से चार चार गुना ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है। और वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति ने क्या पॉलिसी अपनाई थी? उसने ऑयल रिसोर्सेज का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी कि सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और उन्होंने कहा था कि ऑयल से जो वो पैसा कमाएंगे उसको वो कैपिटलिस्ट फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, मतलब अमेरिकी कंपनियों को ठेका नहीं देंगे, बल्कि खुद ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उसको एक्सपोर्ट करेंगे और देश की गरीबी दूर करने में मदद करेंगे। अब देखिए अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जिसके नाम आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि एक है गल्फ ऑयल, है ना, एक दूसरा आपको दिखने को मिल रहा है एक्सन मोबाइल। इनके इकोनॉमिक हितों को नुकसान पहुंच रहा था। अमेरिका इस तेल के खेल को पकड़ने के लिए बिल्कुल लालायित था, करना चाहता था और अमेरिका ने ये बात पहले से ठान रखी थी। और वेनेजुएला का तो इतिहास रहा है। 1999 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने भी नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया था ऑयल रिसोर्सेज का। परिणाम ये हुआ था कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं उससे आइसोलेट हुआ था, वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज से। आज परिणाम ये था कि जब ह्यूगो सावेज की डेथ हुई, और वो डेथ भी बहुत ही रहस्यमय थी, सुनते हैं कि अमेरिका ने उनको कैंसर करवाने में उनकी रैकी की थी, उनके खानों में कुछ पदार्थ मिलाए थे, सारा कुछ हुआ था। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ वैसा घटनाक्रम अमेरिका को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पावर चेंज हो गया था, ह्यूगो सावेज की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम देखने को मिला, वो घटनाक्रम ये देखने को मिला कि अमेरिका वेनेजुएला में अपनी मनपसंद सरकार नहीं बना सका। अब वेनेजुएला में जो संविधान है वो कहता है कि वहां पर अब उपराष्ट्रपति जो है वो पदभार संभालेंगी, जो शायद एक रॉड्रिक्स करके एक महिला है। लेकिन पूरी संभावना है कि अमेरिका में विपक्ष की दक्षिणपंथी नेता, जो डोनाल्ड ट्रंप को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वादा कर चुकी है, ट्रंप जूनियर के साथ में जो पॉडकास्ट उन्होंने किया उसमें भी ये वादा कर चुकी है, वहां पर उसी रिजीम को स्थापित किया जाएगा। बहुत बड़ा घटनाक्रम, दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा घटनाक्रम जो है वो नहीं देखने को मिलता है। जो जो वहाँ की विपक्ष की नेता है, उनका क्या कहना था, हम अमेरिका की सभी कंपनियों के लिए मिड स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम सब कुछ खोल देंगे, यानी कि मार्केट को कैपिटलाइज कराएगा और कैपिटलाइजेशन के बाद अमेरिका वहां पर एक डमी गवर्नमेंट बनाएगा। ये डमी गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन इस शताब्दी का सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम पर नजर रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आप लोग पढ़ते हैं, आईआर पढ़ते हैं, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, उसके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत दिन बाद हम लोग मिले थे और इसके बाद इस प्रकार की चीजें मैं लगातार आपके सामने लेता हुआ आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।